प्रिया के माँ बाप दोनों ही एक साथ मजदूरी का काम करते थे और वो दोनों शादी से पहले ही एक मजदूर थे। प्रिया के पिता रामेश्वर का उसकी पत्नी बिमला के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह शायद शहर में किसी गांव से भागकर आया था और यहाँ आकर मजदूरी करने लगा और फिर उसने एक झुग्गी किराए पर लेकर वो वहीं रहने लगा था। वहीं प्रिया की माँ बिमला भी एक गरीब बाप की बेटी थी। बिमला रामेश्वर से शादी करके बहुत खुश थी और दोनों एक साथ मजदूरी करके अपना पेट भर ही लेते थे। लेकिन उनकी बेटी प्रिया के जन्म के बाद उनका खर्चा बढ़ चुका था, क्योंकि बिमला ने गर्भवती के दौरान से मजदूरी का काम बिल्कुल छोड़ रखा था और रामेश्वर जो पैसे कमाता वो पैसे घर में बहुत कम पड़ते थे। अब प्रिया 2 साल की हो चुकी थी। तभी बिमला ने अपने पति रामेश्वर से कहा कि अब मैं भी मजदूरी करूंगी और प्रिया को भी अपने साथ ही ले जाया करूंगी। लेकिन रामेश्वर ने कहा कि नहीं बिमला, तुम कैसे काम करोगी और फिर प्रिया का ध्यान कैसे रखोगी? तो बिमला ने कहा कि मैं सब कर लूंगी और फिर प्रिया के लिए हमें पैसा भी तो इकट्ठा करना है ताकि हम उसे सही ढंग से पढ़ा लिखा सके और फिर हमारी बेटी खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। तभी बिमला भी रोज प्रिया को लेकर काम पर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब प्रिया 6 साल की हो गई। तब बड़ी मुश्किलों से बिमला ने कुछ पैसे जोड़कर प्रिया का स्कूल में दाखिला करवा दिया। प्रिया को भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाई करते करते प्रिया अब 5वीं कक्षा में पहुंच गई। इस बात से प्रिया की माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक ही एक इमारत गिरने की वजह से कई लोग मारे गए, जिसमें प्रिया की माँ भी थी। इस बात से बिमला का पति पूरी तरह से टूट गया था। अब जहाँ बिमला की कहानी खत्म हुई, वहीं प्रिया की कहानी शुरू हो गई। प्रिया अब 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी और दिन रात बस रोती ही रहती थी। उसके पिता रामेश्वर ने भी अब उसका स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि रामेश्वर उसके कॉपी किताबों का भी खर्चा उठा नहीं पा रहा था और उसे तो अपनी बेटी प्रिया से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। रामेश्वर अब हर समय ये सोच रहा था कि काश कोई मेरी बेटी का भार उठा ले और मुझे इस जिम्मेदार से मुक्त कर दे। प्रिया भी 12 बरस की होने वाली थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। इतनी सी उम्र में वो घर का सारा काम करने लगी, वक्त पर खाना, वक्त पर कपड़े धोना। तो एक दिन जैसे ही रामेश्वर घर आया, तब प्रिया ने कहा कि पिताजी, मुझे स्कूल जाना है, मेरे पढ़ने का बहुत मन करता है। इस बात पर रामेश्वर ने प्रिया को थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप कर, क्या करोगी पढ़कर? तेरी वजह से तेरी माँ भी मर गई। ना तो वो तुझे पढ़ने की सोचती और ना ही वो काम पर जाती और ना ही वो उस इमारत के नीचे दबकर मरती। ये सुनकर प्रिया खूब रोने लगी और रोती हुई बिस्तर में जाकर सो गई। तभी एक दिन रामेश्वर ने अपनी बेटी प्रिया से छुटकारा पाने की बात अपने दोस्त मंगुल से कही। तो मंगुल ने कहा कि बस इतनी सी बात, तू ऐसा काम कर, प्रिया की शादी करवा दे, फिर तू भी आजाद हो जाएगा। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुझे तेरी बेटी से शादी करने के बाद 10,000 रुपया भी देगा। रामेश्वर 10,000 की बात सुनकर रामेश्वर बड़ा ही खुश हो गया और अब उसका बोझ भी हल्का होने वाला था। उसका दोस्त मंगुल भी जहरीली हंसी हंसते हुए बोला कि तो मैं ये सौदा पक्का समझू? रामेश्वर बोला, कैसा सौदा? मंगुल बोला कि यार, तेरी बेटी की शादी मैं समझा कि तेरी 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा, बस तू किसी को बताना नहीं। रामेश्वर भी प्रिया से छुटकारा पाना चाहता था, तभी उसने भी हाँ कह दिया और खुश होकर घर चला गया। तभी मंगुल उसके घर आकर बोला कि रामेश्वर, अगले इतवार को 11 बजे तेरी बेटी की शिव मंदिर में शादी तय हो गई और दूल्हे को लेकर मैं आ जाऊंगा। अब धूमधाम से तेरी बेटी की शादी होगी और तुझे भी तेरी पैसे भी मिल जाएंगे। ये कहकर मंगुल वहाँ से चला गया। लेकिन अचानक ही रामेश्वर की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं। अब इतवार भी आ गया और सुबह सुबह ही रामेश्वर अपनी पत्नी की साड़ी और चूड़ियाँ बेटी को पहनाता है। तो प्रिया पूछती है, पिताजी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब रामेश्वर कहता है कि बेटी,
मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ, अब तू हमेशा खुश रहेगी। तो प्रिया बोली कि पिताजी, सच कहूँ तो अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ और बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए। और माँ की भी यही इच्छा थी, लेकिन रामेश्वर नहीं माना और वो उसे मंदिर लेकर चला गया। थोड़ी ही देर में वहाँ 4 से 5 लोग आ गए। ना कोई पंडित, ना फूलों की माला और ना ही कोई मंगलसूत्र। और जिस आदमी की शादी उस 12 साल की लड़की से होने वाली थी, वो लगभग 42 साल का हट्टा कट्टा आदमी था और वो प्रिया को बड़ी गंदे नजर से देख रहा था। लेकिन बेचारी प्रिया को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी थोड़ी ही देर में मंगुल ने रामेश्वर से एक कागज पर अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे दिए और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो जैसे ही रामेश्वर उस मंदिर से बाहर आता है, वैसे ही उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। तभी वो भागा भागा वापस मंदिर में चला जाता है और उन आदमियों को पैसे वापस करके अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन वो लोग उसे खूब मारते हैं। तभी अचानक पुलिस और प्रिया के मास्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। फिर रामेश्वर खूब रोता हुआ अपनी बेटी से माफी मांगता है। तभी पुलिस वहाँ आकर रामेश्वर को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी की सौदा करने में? वो तो घर से जाते समय प्रिया ने अपनी एक स्कूल की सहेली को बताया कि आज मेरी शिव मंदिर में शादी हो रही है और उस लड़की ने ये बात मास्टर जी को बता दी और मास्टर जी ने जल्दी से मुझे बुला लिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। लड़की इतनी बुझ लगती है तो शादी क्यों करते हो? खुद मर जाओ कहीं जाकर तुम। इन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब चलो, तुम्हें भी जेल की हवा खिलाता हूँ। तभी प्रिया पुलिस वाले से हाथ जोड़कर कहती है, साहब मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं और इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। बच्चे की बात सुनकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, मगर वो उसे ये कहता है कि रामेश्वर, एक बात याद रखना, बेटी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं और जिस घर में बेटी नहीं उस घर में खुशी हो ही नहीं सकती। अब रामेश्वर सब समझ चुका था और उस दिन से ही वो अपनी बेटी को बोझ नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का रूप समझता था और कुछ ही दिनों में वो प्रिया का स्कूल में भी नाम लिखवा देता है। अब प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी पढ़ाई की इच्छा पूरी हो रही थी। दोस्तों, प्रिया की रक्षा तो हो गई, लेकिन हमें पूरी दुनिया की गुलशनपुर शहर में ऋषभ एक बड़ा सा घर किराए पर ढूंढ रहा था, क्योंकि ऋषभ एक डांसर था और वो बच्चों को डांस सिखाता था और वे डांस ट्यूशन के लिए एक बड़ा सा हॉल ढूंढ रहा था। तभी ऋषभ ने एक अखबार में देखा कि कोई अपना एक बड़ा सा मकान किराए पर देना चाहता है। अगले ही दिन ऋषभ वहां पहुंच गया जहां वो कमरा खाली था। जैसे ही वो उस घर के दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खुलती है और पूछती है, हाँ बोलो, किससे मिलना है आपको? ऋषभ तो वो खूबसूरत सी लड़की को देखता ही रह गया। तभी वो लड़की दोबारा पूछती है, हेलो मिस्टर, आपने बताया नहीं कि आपको किससे मिलना है? तभी ऋषभ कहता है, मैडम, मुझे आपका कमरा किराए पर चाहिए। लड़की ने कहा, आपको कमरा किस काम के लिए चाहिए और कमरे में कितने लोग रहेंगे? ऋषभ कहता है, मैडम, मुझे कमरा डांस ट्यूशन के लिए चाहिए और उस कमरे में सिर्फ मैं अकेला ही रहूंगा। तो वो लड़की कहती है, कमरे का किराया 4000 रुपए महीना है। ऋषभ ने उसी वक्त 4000 रुपए देते हुए कहा, ये लो मैडम, 1 महीना का किराया एडवांस, बाकी मैं हर महीने दे दूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना और मेरे पिताजी से भी मिल लेना। लड़के ने कहा, जी मैडम। लड़का अगले दिन जब सामान लेकर आता है तो उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरी लड़की ने तुम्हें किराया कम बताया है, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा काम करना कि मेरी बेटी प्रथा को भी डांस सिखा देना, इसे बचपन से ही डांस का बहुत शौक है। ऋषभ अपने मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, आपकी बेटी जब चाहे तब डांस सीख सकती है। और ये कहकर
ऋषभ ऊपर अपना सामान लेकर चला जाता है। अगले दिन ऋषभ अपने डांस ट्यूशन का बोर्ड बाहर लगा देता है और ऊपर चला जाता है। तभी अचानक प्रथा ऊपर चली जाती है। ऋषभ कहता है, अंदर आ जाओ मैडम। तभी प्रथा कहती है, आप मुझे प्रथा कहकर बुला सकते हो। और आपका नाम क्या है सर? ऋषभ कहता है, आप मुझे सर नहीं बल्कि ऋषभ कहकर बुला सकते हो। तभी दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तभी प्रथा कहती है, ऋषभ तुम मुझे डांस कब से सिखाओगे? ऋषभ खुश होकर कहता है, प्रथा मैं तुम्हें अभी से डांस सिखाता हूँ। और प्रथा डांस के लिए तैयार हो जाती है। तब ऋषभ एक रोमांटिक गाना चला देता है और प्रथा का हाथ पकड़कर उसे डांस सिखाता है। ऋषभ प्रथा को कपल्स डांस सिखाता है। तभी प्रथा को बड़ा अजीब सा लगता है और प्रथा वहाँ से बिना बोले ही चली जाती है। ऋषभ सोचता है कहीं प्रथा को बुरा तो नहीं लग गया। और ऋषभ को टेंशन हो जाती है कि पता नहीं वो अचानक यहाँ से क्यों चली गई। अगले दिन जब दो बच्चे डांस ट्यूशन में एडमिशन लेने आते हैं, तब उन बच्चों के साथ प्रथा भी ऊपर आ जाती है और ऋषभ से कहती है, ऋषभ इन दोनों बच्चों का एडमिशन कर दो, कल से ये बच्चे डांस सीखने आएंगे। ऋषभ कहता है, ठीक है प्रथा, मैं इनका एडमिशन कर लेता हूँ। और फिर वो बच्चे चले जाते हैं और प्रथा भी वहाँ से जाने लगती है। तभी ऋषभ प्रथा से कहता है, रुको प्रथा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रथा कहती है, कहो ऋषभ, तुम्हें क्या कहना है? ऋषभ ने कहा, तुम कल अचानक क्यों चली गई थी? प्रथा ने कहा, ऋषभ जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस सिखा रहे थे, तब मुझे तुम्हारे छूने से कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था, इसलिए मैं अचानक यहाँ से चली गई थी। तभी ऋषभ प्रथा का हाथ दोबारा पकड़ लेता है और पूछता है, क्या प्रथा अभी भी तुम्हें अजीब लग रहा है? प्रथा ने कहा, हाँ ऋषभ, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? तब ऋषभ ने कहा, तुम्हें पता है प्रथा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। प्रथा ने कहा, नहीं ऋषभ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ऋषभ ने कहा, क्यों? प्रथा ने कहा, क्योंकि ऋषभ आज तुम यहाँ रह रहे हो, कल तुम कहाँ होंगे पता नहीं, और फिर बस यादें रह जाएगी। तभी ऋषभ ने कहा, प्रथा तुम्हें पता है, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, और जब मैंने डांस क्लास के लिए तुम्हारा घर देखा तो मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि इतने छोटे रूम में डांस नहीं हो पाता। मगर उस दिन मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और मैं सोचा कि अगर मैं तुम्हारा घर किराए पर नहीं लिया तो शायद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारा घर किराए पर ले ही लिया। अब बताओ प्रथा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ? अब तो मैं यही रहूँगा तुम्हारे पास। और प्रथा मुझ पर विश्वास करो प्लीज़, मैं तुमसे सच्ची दिल से प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें मेरी प्यार पर विश्वास नहीं है तो फिर कल ही मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। तभी प्रथा का मन बहुत उदास हो गया और उसने ऋषभ से कहा, नहीं ऋषभ, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। उसी वक्त वो ऋषभ के सीने से लग जाती है और कहती है, आई लव यू ऋषभ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और हाँ, तुम्हें अपना वादा भी तो पूरा करना है। ऋषभ ने कहा, कौन सा वादा? मुझे डांस सिखाने का वादा। तभी ऋषभ मुस्कुरा कर कहता है, जो आज्ञा प्रथा देवी जी। और तभी ऋषभ ने एक प्यारा सा गाना चलाया और प्रथा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चारों तरफ घुमाने लगा। उसके बाद ऋषभ ने प्रथा को एक रोमांटिक डांस सिखाया और डांस करते करते वो एक दूसरे के बाहों में लिपट गए और वहाँ से शुरू हो गई ऋषभ और प्रथा की रोमांटिक प्रेम कहानी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची प्यार की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वो काम के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ने का उपाय सोचता रहता था। इसलिए उसे जब भी वक्त मिलता तो वो पार्ट टाइम भी ऑनलाइन वर्क करता था। लेकिन अब उसकी शादी की उम्र भी हो चली थी और अब तक भी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। वो हमेशा अपने तनख्वाह में से आधे से भी ज्यादा पैसे बैंक में भी जमा करवाता था।
मगर फिर भी उसे बहुत आगे बढ़ने की चाहत थी और आगे बढ़ने की चाहत में वो कई बार अपने ऑफिस में लंच टाइम में भी अपना पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क करता ही रहता था। रेहान को भूखा देख एक दिव्या नाम की सुंदर सी लड़की उसके लिए उसके टेबल पर खाना लेकर आ गई और रेहान से बोली कि रेहान, मैं हमेशा देखती हूँ तुम अक्सर दिन में भूखे ही रहते हो और तुम दिन में भी लैपटॉप पर काम ही करते रहते हो। ये सुनकर रेहान ने दिव्या को अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि दिव्या, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इसीलिए मैं पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क भी करता हूँ। तभी दिव्या ने कहा कि रेहान, आगे तो हर किसी इंसान को बढ़ना है, लेकिन तुम कम से कम अपने खाने पीने का तो ध्यान रखो। अगर सेहत सही रहेगी तभी तो आगे बढ़ोगे। अब चलो खाना खा लो। तो रेहान ने कहा कि दिव्या, तुम्हारा लंच मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? तब दिव्या ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर ही खाना खाते हैं। अब हर दिन रोज ही दिव्या रेहान के लिए ऑफिस खाना लेकर आने लगी। रेहान की भी अब सुबह खाना बनाने की दिक्कत खत्म हो गई और उधर दिव्या रेहान को बहुत चाहने लगी थी। रेहान को भी दिव्या से प्यार था, लेकिन वो दिव्या को कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे दिव्या रेहान के घर भी जाने लगी थी और उसकी हर काम में मदद करती थी। दिव्या की वजह से रेहान को अब ऑनलाइन वर्क के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था, जिससे रेहान के पास खूब पैसा जुट गया था। तभी एक दिन जैसे ही दिव्या रेहान के घर आई तो रेहान ने कहा कि दिव्या, ऐसे तुम कब तक मेरे घर रोज यूं ही आती रहोगी? ये सुनकर दिव्या बोली कि रेहान, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? तो रेहान ने कहा नहीं। इस बात पर दिव्या रोने लग गई और वहाँ से जाने लगी। तभी रेहान ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा कि दिव्या, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे घर में नहीं रह सकती? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बात पर दिव्या बहुत खुश हो गई और बोली, रेहान, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ये कहकर दिव्या रेहान की बाहों में लिपट गई और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अब रेहान और दिव्या खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और दोनों ही जॉब भी करते थे। अब दिव्या भी अपने कमाई हुई तनख्वाह रेहान को देने लगी ताकि रेहान का सपना पूरा हो जाए और वो एक अमीर आदमी बन सके। अब रेहान के बैंक में खूब पैसे जुड़ गए। इस बात से वो बहुत खुश था और दिव्या भी उसे खुश देखकर बहुत ही खुश रहती थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन दिव्या की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो रेहान उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसे अकेले ही हॉस्पिटल जाने को कह दिया और बोला, डार्लिंग, मुझे बहुत काम है। अब दिव्या खुद ही हॉस्पिटल चली गई तो डॉक्टर ने उसका जल्दी से एक्सरे करवाया और बोला कि दिव्या जी, आपके फेफड़ों में कुछ जमा हुआ है और शायद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए इसका इलाज करवावे और ना आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तभी ये बात दिव्या ने घर जाकर रेहान को बताई तो रेहान ने कहा कि डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर का काम तो बस डराने का ही होता है, तुम डरो मत। इनका तो बस खर्चा कराने का काम ही होता है, तुम तो बस 2-3 दिन भाप ले लो, सब ठीक हो जाएगा और तुम ऐसा करो जब छोड़ दो और घर में ही रहो। ये कहकर रेहान अपने ऑनलाइन काम में व्यस्त हो जाता है और दिव्या को उसके हाल पर छोड़ देता है। ये सब देखकर दिव्या को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन दिव्या चुपचाप ही सो जाती है। लेकिन अब दिव्या को दिन ब दिन सांस लेने में दिक्कत होती जा रही थी, मगर रेहान के पैसे खर्च ना हो जाए इस वजह से उसका सही ढंग से इलाज नहीं कर पाया। अब कई महीने बीत गए। तभी एक दिन दिव्या की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई तो उसने रेहान को घर जल्दी से जल्दी आने को कहा, लेकिन रेहान ने उसे पास के डॉक्टर से दवाई लेने के लिए कह दिया। तब दिव्या ने बोली कि रेहान, अब मुझे उस डॉक्टर की नहीं, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और रेहान, मुझे अब सांस लेने में
बहुत दिक्कत हो रही है, तुम बस जल्दी आ जाओ। तो रेहान ने कहा कि दिव्या, तुम ऐसा करो, घर में ही गर्म पानी करके थोड़ा भाप लो, मैं बस निकल रहा हूँ। ये कहकर रेहान थोड़ा अपना काम निपटाने लगा। वहाँ दिव्या की तबीयत अब ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। तभी उसने जल्दी से अपने किसी पड़ोसी को फोन किया। तब उसका पड़ोसी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन सांस की वजह से दिव्या की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही रेहान हॉस्पिटल पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी प्यारी पत्नी दिव्या मर चुकी थी। अब रेहान के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो आगे बढ़ने की चाहत में आज अपनी पत्नी को ही खो चुका था, और उसके मरने के बाद ही उसे उसकी कीमत पता चली थी कि एक पत्नी की उसके जीवन में क्या कीमत होती है। दोस्तों, अब रेहान के पास पैसा तो खूब था, लेकिन उन पैसों को जोड़ने की ही लालच में वो अपने जीवन साथी दिव्या को खो चुका था।